नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। अगर हम कोई भी पुस्तक प्रकाशित करते हैं या कोई पत्रिका निकालते हैं या कोई भी सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल करके कोई बात कहते हैं, तो इन बातों को या पुस्तकों में कही गई बातों को किस रूप में अश्लील समझा जाना चाहिए या नहीं समझा जाना चाहिए, और साथ ही भारत में अश्लीलता संबंधी कानून क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हाल ही में कुछ संदर्भ ऐसे आए हैं जिसके कारण इस कानून के बारे में चर्चा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। हमने सामान्यतः खबर को जान लिया है। आप जानते हैं कि लगातार अश्लीलता संबंधी कानून क्या है या अश्लीलता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इस पर चर्चा चल रही है। तो हम अश्लीलता संबंधी जो कानून है, जो बीएनएस की धारा है, उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और साथ ही अश्लीलता जो शब्द है वो किस प्रकार से इवोल्व हुआ है अलग अलग अदालती फैसलों में, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अश्लीलता संबंधी जो कानून है वो बीएनएस की किस धारा में इसको परिभाषित किया गया है और क्या बातें कही गई हैं, यहाँ पर उस कानून को देखेंगे, बीएनएस को भी देखेंगे, और जो आईटी अधिनियम 2000 है उसकी धारा को भी देखेंगे कि कहां पर अश्लीलता से संबंधित कानूनी बातें की गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि विभिन्न अदालती फैसलों में अश्लीलता का जो मुद्दा है किस प्रकार से हमारे सामने उभर करके आता है, ये किस प्रकार से परिभाषित हुआ है, इसको भी देखेंगे। और हाल का एक उदाहरण लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2024 में एक अश्लीलता और अपशब्दों में अंतर करने की कोशिश की थी, उस उदाहरण को भी देखेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ जाएगा। उसके भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, कानून जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अश्लीलता संबंधी कानून भारतीय संविधान के या भारतीय कानून के किस धाराओं में दिया गया है। आप जानते हैं कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 में आ गई थी और ये लागू वर्ष 2024 में हुई है। तो इसकी धारा कौन सी है? धारा 294 है, जिसमें अश्लीलता संबंधी बातें बताई गई है और उसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया है इस धारा में? इस धारा में कहा गया है कि अश्लील सामग्री को बेचना, उसको आयात करना या उसका निर्यात करना या उसका विज्ञापन करना या उससे लाभ कमाना दंडनीय है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री जो है वो भी शामिल है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी सामग्री को बेचते हैं, आयात करते हैं, उसका निर्यात करते हैं, उसको विज्ञापित करते हैं, तब भी वो अपराध की ही श्रेणी में आएगा। और अपराध की श्रेणी में क्यों आएगा? क्योंकि इस तरह की सामग्री में अत्यधिक यौनिकता होती है या ऐसी सामग्री है जो उन व्यक्तियों को भ्रष्ट कर सकती है, उन व्यक्तियों को बिगाड़ सकती है जो इसे देख रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं या इसे सुन रहे हैं। इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और दंड का प्रावधान क्या किया गया है कि पहली बार इस तरह का अपराध करने पर 2 साल की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार से आईटी अधिनियम में भी दंड का प्रावधान किया गया है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 में दंड विशेष रूप से कठोर है, लेकिन परिभाषा वही है जो बीएनएस की धारा 294 में प्रस्तुत की गई है, यानी यही परिभाषा है। और ये जो परिभाषा है ये हमारी जो भारतीय दंड संहिता थी 292, उसकी धारा 292 भी उसी तरह से परिभाषित की गई थी। लेकिन आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 में जो सजा का प्रावधान है वो कठोर है, और इसमें पहली बार अपराध करने पर 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। और अश्लील सामग्री की जो परिभाषा है वो बीएनएस की धारा 294 के समान है। अब देखते हैं कि विभिन्न अदालती फैसलों में किस प्रकार से अश्लीलता का मुद्दा इवोल्व होता है, उभरता है, अश्लीलता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस नोएडा शाखा के हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बैच प्रारंभ होने वाले हैं। आईएएस फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 11:30 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका टाइमिंग होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ होने वाले हैं। प्रयागराज में 19 फरवरी से बैच प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे।
और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब विभिन्न अदालती फैसलों को देखते हैं। अदालती फैसलों को समझने से पहले आपको एक किताब के बारे में जान लेना चाहिए। एक अंग्रेजी लेखक थे D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस, इनकी किताब थी लेडी चटर्जीज लवर्स। तो ये किताब इन्होंने 19वीं शताब्दी में लिखी थी और ये मुद्दा बहुत काफी चर्चा में आ गया था, क्योंकि इस किताब में तथाकथित रूप में सेक्सुअल एनकाउंटर्स के विषय में बात की गई थी और उस समय के मानकों के हिसाब से इस किताब की आलोचना भी बहुत हुई थी। ये किताब इटली में 1928 में प्रकाशित हुई, फ्रांस में 1929 में प्रकाशित हुई और इसके बारे में सूचना ये प्राप्त होती है कि ये 1960 के दशक तक ब्रिटेन में संशोधित रूप में ही प्रकाशित हुई थी। इसका ओरिजिनल संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ था। यह मुद्दा ब्रिटेन की अदालत में भी गया था और ब्रिटेन में धीरे धीरे जब यह मुद्दा गया और इस किताब की बहुत ज्यादा आलोचना हुई तो एक मानक भी सेट हुआ जिसको हम हिकलिन परीक्षण कहते हैं। हिकलिन परीक्षण में यह माना गया कि किसी भी सामग्री को अश्लील तभी माना जाएगा जब उसका इंपैक्ट वल्नरेबल पर्सन पर, यानी जो संवेदनशील व्यक्ति है, उस पर उसका इंपैक्ट हो जाए, उस रूप में हो जाए, यानी अश्लील रूप में अगर उसका इंपैक्ट हो जाता है। हिकलिन परीक्षण यही था कि अगर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति पर, किसी वल्नरेबल ग्रुप पर उस किताब में जो भी सामग्री प्रस्तुत की गई है उसका इंपैक्ट अश्लील रूप में हो जाए, वो उसकी भावनाओं को इस प्रकार से उभार दे, इस प्रकार से अश्लील रूप में उभार दे, तो उस कंटेंट को, उसमें दी गई सामग्री को क्या माना जाएगा? अश्लील माना जाएगा। यह हिकलिन परीक्षण में माना गया। अब इस परीक्षण का जो इस्तेमाल है वो रंजीत डी उदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य मुकदमे में किया गया जो 1964 का है। इसमें आईपीसी की धारा 292 के तहत लेडी चटर्जीज लवर्स पुस्तक को अश्लील माना और उदाहरण किसका लिया? क्वीन बनाम हिकलिन 1868 नामक एक ब्रिटिश मामले का इसमें उदाहरण लिया गया और इसमें यह निर्धारित करने के लिए कि कोई कार्य अश्लील है या नहीं, हिकलिन परीक्षण किया गया जो हमने आपके साथ चर्चा की। लेकिन इस परीक्षण या इस मानक में धीरे धीरे बदलाव आए। 1950 के दशक में हमें ये बदलाव दिखाई देते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक मामला आया रोथ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका का 1967 के मामला, 1957 का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सामुदायिक मानक परीक्षण को अपनाया और इसके अलावा जो यूके, यूनाइटेड किंगडम में भी अश्लील प्रकाशन अधिनियम 1959 के तहत समग्र दृष्टिकोण को अपनाया गया, या आप कह सकते हैं कि सामुदायिक मानक दृष्टिकोण को अपनाया गया। यह मानक दृष्टिकोण क्या था? इसके अंतर्गत यह माना गया कि इसमें उस समय, यानी खास समय के जो प्रचलित सामुदायिक मानक हैं उनको विशेष तौर से ध्यान में रखा जाना चाहिए और किसी भी सिचुएशन को एज अ होल लेना चाहिए। चाहे हम किताब की बात करें या किसी भी अन्य संदर्भ की बात करें, तो उस पूरे संदर्भ को विशेष तौर से ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि एक औसत मानसिकता वाले व्यक्ति पर, या आप कह सकते हैं कि एक औसत व्यक्ति पर उसका इंपैक्ट किस रूप में होता है। क्या वो उसको वल्गैरिटी की तरफ लेकर के जाता है, अश्लीलता की तरफ लेकर जाता है उस समय के सामुदायिक मानकों को ध्यान में रखते हुए? अगर वो उसको वल्गैरिटी की तरफ लेकर जाता है एक औसत मानसिकता वाले व्यक्ति को, तो फिर उसको अश्लील माना जा सकता है, वरना उसको अश्लील नहीं माना जाएगा। तो पहले से व्यापक अवधारणा को इसमें अपनाया गया और इस अवधारणा का इस्तेमाल आविक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया और इस अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए, इस परीक्षण का इस्तेमाल करते हुए बोरिस बेकर की नग्न तस्वीर वाली पत्रिका के मामले में अश्लीलता के खिलाफ की गई जो कार्रवाई थी उसको रद्द कर दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें हाल का एक उदाहरण देख लेते हैं। एक यूट्यूब वेब सीरीज थी जिसका नाम था कॉलेज रोमांस। ये मामला मार्च 2024 का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शो के निर्माताओं के खिलाफ अश्लील भाषा के मामले में कार्रवाई को रद्द कर दिया था। इस शो के निर्माताओं के खिलाफ जो अश्लील भाषा इस शो के निर्माताओं ने की थी या इस शो में शामिल लोगों ने किया थी, उसके मामले में जो कार्रवाई इन पर हुई उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेज सेटिंग में इस्तेमाल की गई गाली गलौच और यौन संदर्भ वस्तुतः अश्लीलता को परिभाषित नहीं करते। अदालत ने यह भी कहा कि अश्लीलता और अपशब्दों के बीच अंतर किया जाना चाहिए और सामुदायिक मानक परीक्षण को विशेष तौर से ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी उस पूरी स्थिति की सेटिंग क्या थी, एज अ होल उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, उस पूरे संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक औसत मानसिकता वाले व्यक्ति या एक औसत व्यक्ति पर उसका प्रभाव किस प्रकार का है, क्या अपशब्द भी किसी व्यक्ति में अश्लीलता को उभारते हैं, नहीं उभारते हैं, इन सभी संदर्भों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब हम अगर किसी भी मामले को देखते हैं और उसकी अश्लीलता को निर्धारित करते हैं
तो उसी चीज का ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो उसका व्यापक संदर्भ क्या है और क्या वो जिसको हम संदेश दे रहे हैं, किसी भी ग्रुप को संदेश दे रहे हैं या किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति उसे देख रहा है, तो क्या वो उसमें अश्लीलता को उभार रहा है, यौनिकता को उभार रहा है, अत्यधिक यौनिकता को उभार रहा है। इन सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ही हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई सामग्री अश्लील है या नहीं है। अभी सामुदायिक मानक परीक्षण यही है। इसके संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 के तहत अश्लील सामग्री के लिए पहली बार अपराध करने पर दंड क्या है? आपके ऑप्शन है 1 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। बी ऑप्शन है 2 साल की सजा और 5,000 रुपए तक जुर्माना। सी ऑप्शन है 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। और डी ऑप्शन है 5 लाख की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।